दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। कम समय है, ओके। तो लगातार बिना रोके बिना थके आपको हर हमें लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, तब दोस्तों हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, ओके। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। समाजशास्त्र विषय की हम बात करें तो ज़्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, ओके। अन्य सब विषयों की अपेक्षा आपको सिंपल ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ओके। और सिंपल ही यहाँ पर क्या क्वेश्चन भी रहते हैं आपको। मान लीजिए आपको जब मैं आपको तैयारी कराऊंगा तो 80% आपको मैं वैसे नॉर्मली आपको समझा दूंगा, ओके। 10-15% आपके 20% डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे, उनमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आप आसानी से तैयारी कर लेंगे, ओके। 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, पार्ट 1 आ चुका 2 नंबर वाले, और उस वीडियो में जो क्वेश्चन बताएं तैयार कर लीजिएगा। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट हो गए, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो आप देखकर तैयारी करते जाइएगा, ओके। तो 2 नंबर वाले हमारे इस वीडियो देखने के बाद आपके कवर हो जाएंगे। फिर 3 नंबर वाले 4 नंबर वालों को बता दूंगा, वस्तुनिष्ठ भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो रात में सोने ना दे। ओके, अभी की बात करें तो अभी क्या है 12 बजने वाली हैं, ओके। 12 बजने वाली हैं कुछ समय बाद, और अभी यहाँ क्या वीडियो बन रही है और मेरा काम ये भी 2 बजे तक चलेगा, क्योंकि कम समय है बिल्कुल हमारे पास, ओके। आपको 2 मार्च को पेपर है, मुझे आपको भी 3 नंबर वाले 4 नंबर वाली कवर कराना है, तो लगातार अभी क्या मैं वीडियो तैयार करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य यहाँ आपको क्या है कम समय में जल्द से जल्द आपको क्या है कंप्लीट आपकी इंपॉर्टेंट आपको दे दूँ, ताकि आप उन्हें अच्छे से तैयार कर सकें। आपको भी दोस्तों क्या है मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अच्छा स्कोर हो पाएगा। जो क्वेश्चन बताते जाऊं अच्छे से आप तैयार करते जाइएगा। तो देख लेते हैं जन्म। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो आप मतलब पढ़ते ही पढ़ते सुनते ही सुनते आपको तैयार हो जाएंगे, मतलब वीडियो देखते ही देखते तैयार हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको रहेंगे अलग से, तो आपको उन्हें थोड़ा फोकस के साथ पढ़िएगा। पहला, जन्म दर से क्या अर्थ होता है? किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में पीछे जितने बच्चों का जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में हम देखें, एक साल में 1000 व्यक्तियों में देखें कितने बच्चों ने जन्म लिया है, वही जन्म दर कहलाता है। इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 के पीछे कितने बच्चों ने क्या जन्म लिया है। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत में ग्रामीण नगरीय संयोजन का क्या अर्थ है? तो ग्रामीण नगरीय संयोजन से आशय ग्रामीण एवं नगरीय जनजीवन के रहन सहन के स्तर में तथा अन्य भौतिक संसाधनों में प्रयोग में समानता लाने से है। नेक्स्ट है, अब देखिए जी हाँ, मैं जितने क्वेश्चन 2 नंबर वाले देख रहे हैं तो 2 लाइन में सभी के आंसर आपको देने वाला हूँ शॉर्ट में, मतलब जितना आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उसी हिसाब से मैंने यहाँ सॉल्यूशन आपको तैयार किया है। एक भी लाइन एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाली है। तो क्वेश्चन हमारा, पितृत्वात्मक परिवार किसे कहते हैं? तो पितृत्वात्मक परिवार जिस परिवार में सत्ता, स्थान व वंशा नाम के दृष्टिकोण से पिता को प्रधानता दी जाती है उसे पितृत्वात्मक परिवार की संज्ञा दी जाती है, ओके। मात्र जैसे हमने अगर इतिहास के विद्यार्थियों के मतलब इतिहास सब्जेक्ट आपका होगा सिलेबस मतलब होगा आपका विषय में, तो इतिहास में हमने पढ़ा था मातृवंशता और पितृवंशता। तो वही बात बताइए, मातृवंशता क्या है? जिसमें जो वंश परंपरा का है माता से चलती है तो मातृवंशता, जो वंश परंपरा पिता से चलती है पितृवंशता। इसी बात से वही पितृत्मक परिवार होता है। जिस सत्ता के परिवार में क्या है सत्ता, स्थान और वंशा नाम दृष्टिकोण से पिता को प्रधानता दी जाए तो वो आपका पितृत्मक परिवार। नेक्स्ट, मात्रात्मक परिवार में क्या होता है? बस सेम वही हो जाए। अगर माता को क्या है संस्था, सत्ता, स्थान, वंशा का दृष्टिकोण से माता को प्रधानता दी जाए तो आपका मात्रात्मक परिवार, पिता को महत्व दी जाए तो आपका पितृत्मक परिवार। सिंपल है, पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विनिमय का क्या अर्थ होता है? तो आम बोलचाल में विनिमय 2 पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को कहते हैं। अर्थशास्त्र में विनिमय 2 पक्षों के बीच होने वाले वैधानिक, ऐच्छिक और आपसी धन के लेन देन को भी कहते हैं। वस्तुओं, सेवाओं, एक बार से कहते हैं तो वस्तुओं, सेवाओं और धन को, धन का भी हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र में धन की बात होती है। तो जो लेन देन होता है उसे हम क्या विनिमय कहते हैं। समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य होता है? तो सरकार कुछ विशेष कृषि उत्पादों पर अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इसे ही समर्थन मूल्य कहा जाता है। यदि कृषकों को बेहतर लाभ प्राप्त होता है और तो वे अपने उत्पादकों को खुले बाजार में क्या है बेचने के हेतु स्वतंत्र होते हैं। लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं? तो लिंग जैसे पुरुष या महिला के आधार पर भेदभाव लैंगिक विषमता कहलाती है। लैंगिक विषमता का अर्थ व्यक्तियों के साथ उनके लिंग के आधार पर असमान व्यवहार, अवसर और संसाधनों का प्रदान करने जो भेदभाव को बरतना। लिंग विषमता का मतलब है कि स्त्री पुरुष में जो भेद हो रहा है, ओके। जैसे ओके कोई अगर जॉब निकलती है
ओके, तो यहाँ जैसे आपका टीचर की जॉब निकली है और उसमें केवल कहा जा रहा है कि केवल पुरुष ही क्या है आवेदन कर सकते हैं, पुरुष ही क्या है इसमें परीक्षा को दे सकते हैं, महिलाएं नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, लैंगिक विषमता कहलाएगी। ओके, तो इस प्रकार से नेक्स्ट है हमारा दहेज निरोधक अधिनियम किसे कहते हैं। दहेज के कारण स्त्रियों में होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा दहेज निरोधक नियम अधिनियम बनाया गया। 1961 में ये पास किया गया। इसके द्वारा किसी भी रूप से दहेज लेने और देने को एक गैर जमानती अपराध घोषित किया जाता है। लेकिन दहेज निरोधक अधिनियम कब बना, 1960 बना, ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट पूछे जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी भी आप में सब समाज में देखते हैं कि अभी भी क्या दहेज प्रथा बराबरी एकदम चलती है। ओके, मतलब सीधे नॉर्मल तरीके से दहेज चल ही रहा है, अभी भी चलता है। ओके, ऐसा आपने कभी विवाह देखा होगा जहाँ दहेज ना हो, मतलब सभी में होता है। ओके, दहेज चलता है, जबकि दहेज निरोधक अधिनियम बना हुआ है। जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध आपको बताना है, इसे विचार करें। तो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि नगरीकरण के लिए औद्योगिकरण जरूरी है और इस प्रकार नगरीकरण के लिए औद्योगिकरण भी आवश्यक है। जहाँ उद्योगों का विकास होता है वहाँ क्या है, नगरों का विकास होगा, उद्योग विकास होगा। उद्योग का विकास होने से नगरों का विकास किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है कि जहाँ उद्योग लगेंगे वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोग यहाँ दूर दराज से गांव से, उसके चारों पर जो गांव होंगे, गांव से लोग आएंगे वहाँ रोजगार प्राप्त करने के लिए। जब रोजगार प्राप्त करने के लिए वहाँ काम करने के लिए रहेंगे तो उन्हें रहने के लिए भी जगह भी चाहिए, तो वही वो बस जाते हैं, अपना घर परिवार बसा लेते हैं। इस प्रकार से क्या है, वहाँ नगर का विकास हो जाता है। ओके, और जब वहाँ लोग रहने लगेंगे तो बड़ी बड़ी दुकानें खुल जाएंगी। ओके, तो फिर पूरा बन जाता है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। पिछली वीडियो में इसे मैं कुछ क्वेश्चन को देखा था, उपनिवेश का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक क्या लाभ कमाना था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो उद्देश्य है ज्यादा लाभ कमाना था, इसलिए उन्होंने क्या पूंजीवाद का विस्तार किया। ब्रिटिश शासन ने भारत में भूमि नियमों में परिवर्तन किया और भूमि स्वामित्व के नियमों में बदल दिया। संस्कृति किसे कहते हैं, अब जी देखिए ऐसे समाज किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब मेरे अनुसार हर विद्यार्थी जानता होगा। ऐसे टॉपिक ही हर विद्यार्थी जानता होगा, जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, ज़्यादा इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जानते होंगे कि ये क्या है, नॉर्मल हमारे जीवन से जुड़े ये शब्द हैं। लेकिन अगर पूछ लिया कि 2 नंबर में आया गया है ये क्वेश्चन, 2 लाइन में समझाओ संस्कृति क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। तो एक इसलिए आपको जानते तो हैं, लेकिन लिखना किस तरीके से एग्जाम में वो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। तो संस्कृति का संबंध हमारे उन सभी विश्वासों, धार्मिक व्यवहारों, कला, नैतिक नियमों, प्रयासों और व्यवहार के परंपरागत तरीकों से होता है, जो सामाजिक सीखने की प्रक्रिया के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का क्या हिस्सा बने हैं। तो हमारी संस्कृति है। आधुनिकीकरण क्या है, तो आधुनिकीकरण एक चहुमुखी प्रक्रिया है। इससे समाज, समूह एवं व्यक्ति के सामाजिक स्तर में परिवर्तन होता है। आधुनिकीकरण का प्रत्यक्ष संबंध आधुनिकता से है। राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है, राजनीतिक दल से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का प्रयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। संविधान का क्या आशय है, तो संविधान एक क्या है, कानूनी किताब या दस्तावेज है जिससे देश पर शासन करने का तरीका तथा प्रणालियां लिखी रहती हैं, अर्थात ऐसे प्रमुख मानदंड जिससे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान के लाभ। आप जानते हैं, अभी संविधान के बारे में जानते हैं। भूमंडलीकरण की 2 आपको विशेषता बतानी है। तो भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है कि भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के मुक्त बाजार के सिद्धांत पर आधारित है। मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और कार्य दक्षता बढ़ती है। भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में किसी देश के आंतरिक अर्थव्यवस्था में अधिक विदेशी निवेश में कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होती है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्व प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, तो आप कर सकते हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्ले स्टोर से सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको ऐप से सोशियोलॉजी कोर्स ले लीजिएगा। ओके, फीस वैसे ही बहुत कम है, लेकिन और इसके साथ ही कम समय रह गया तो और डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो आपको क्या है, कोर्स लेते समय सोशियोलॉजी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे दोस्तों आपको क्या है, सीधे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यानी नाम मात्र की फीस में, तो फीस आपकी और कम हो जाएगी, तो नाम मात्र की फीस में आपको क्या कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। आसानी से आप क्या तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से रिवीजन भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या होगा, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल होगा। जैसे निजीकरण की कोई 2 आपको विशेषताएं लिखनी है। तो निजीकरण के बाद व्यवसाय को अपने ढंग से व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता मिलती है। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उत्पाद चयन के क्या विकल्प भी प्राप्त होते हैं। जनसंचार की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। जनसंचार का तात्पर्य उन सभी साधनों का पूर्णता से है जिनका काम कुछ विशेष विचारों, सूचनाओं या तथ्यों को समुदाय के एक बड़े भाग तक पहुंचाना होता है। जनसंचार का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर मनमाने रूप से नहीं किया जा सकता। अब जनसंचार का आप कहना जानते होंगे, अपने हिसाब से जब नहीं ये पॉइंट बता रहे यही आप लिखें। आपके मन में और इससे अच्छा पॉइंट कोई विशेषता है तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
प्रिंट मीडिया या मुद्रित संचार किसे कहते हैं? तो जनसंचार का वह रूप जिसमें मुद्रित सामग्री का माध्यम से जानकारी पहुंचाई जाती है। जैसे आपका मुख्य रूप से समाचार पत्र, अखबार हो जाते हैं, तो इसमें क्या है, जो समाचार जानकारी पहुंचाई जाती है छपे हुए होते हैं, मुद्रित होते हैं, तो उसे हम क्या प्रिंट मीडिया कहते हैं। सुधार आंदोलन को सामाजिक आंदोलन क्यों कहा जाता है? तो सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में पाई जाने वाली धार्मिक सामाजिक जो कुरीतियां होती हैं, कुरीतियां यानी बुराइयां हैं, उनको दूर करना होता है, इसलिए इन्हें आंदोलन को क्या सामाजिक आंदोलन भी कहते हैं। जैसे दलित आंदोलन के 2 उद्देश्य आपको लिखना है। दलित आंदोलन के 2 उद्देश्य क्या है? मानव के रूप में सम्मानजनक पहचान पाना, क्योंकि दलित किसी की दिक्कत क्या है? दिक्कत है दलितों के साथ मैंने कि इनमें अस्पृश्यता है, छुआछूत का सिस्टम चल रहा है, इन्हें इन्हें क्या सम्मान नहीं दिया जाता है। ओके, वो जो जिस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए मानव के रूप में, उस व्यवहार उनके एक मनुष्य के रूप में उससे व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार नहीं किया जाता है। ओके, इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो मुख्य रूप से इनका पहला उद्देश्य रहता है कि इन्हें क्या मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में सम्मानजनक पहचान प्राप्त हो, इसके साथ ही छुआछूत की जो भावना वो क्या समाप्त हो। जैसे जनसांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जनसांख्यिकी आंकड़ों राज्य की नीतियां बनाने में काम आते हैं, और इसके साथ ही इनके द्वारा जनसंख्या का आकार में परिवर्तन के सामाजिक कारण भी ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट, मृत्यु दर से क्या अर्थ होता है? तो मृत्यु दर किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई मृत्यु दर कहलाती है। जन्म दर, मृत्यु दर इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। मातृवंशता और पितृवंशता परिवार में 2 अंतर। ओके, अभी मैं आपको डिस्कशन भी किया था इस पर कि मातृवंशता पितृवंशता पे। तो मातृवंशता परिवार में क्या है? स्त्री प्रधानता दी जाती है। पितृवंशता परिवार में पुरुष यानी पिता को क्या है प्रधानता दी जाती है। इस परिवार में वंश नाम स्त्री के नाम पर ही चलता है, जबकि पितृवंशता में क्या है, इस परिवार में वंश का नाम किसी पुरुष या पूर्वज के नाम पर चलता है। सिंपल दिया हुआ है। अब मातृवंश और मातृतंत्र में अंतर है। ओके, तो मातृवंश समाज में जायदाद मां से बेटी को मिलती है, जबकि मातृतंत्र में क्या होता है, परिवार संरचना में स्त्रियों का समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती है। मातृवंश में यह अनुभाविक संकल्पना है, जबकि मातृतंत्र है जो आपकी अनुभाविक संकल्पना नहीं, अब तो ये क्या सैद्धांतिक संकल्पना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार या एकीकरण का आपको अर्थ पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अथवा एकीकरण का अर्थ दुनिया के चारों ओर कोनों में बाजार विस्तार, अर्थात दुनिया के एक कोने से यदि बाजार में परिवर्तन होता है तो दूसरे कोने में भी उसका अनुकूल या प्रतिकूल असर होता है। जैसे अमेरिका का बाजार अगर गिरता है, गिरावट आती है, तो भारत पर भी क्या असर पड़ता है। ओके, जैसे आप स्टॉक मार्केट में हम देखते भी हैं। जैसे अभावी बाजार किसे कहते हैं? तो अभावी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जो भौतिक अर्थ में नहीं बल्कि क्या आंकड़ों के रूप में मौजूद होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में क्या संग्रहित होता है। ये नेक्स्ट है हमारा वंचित समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय समाज में ऐसा बहुत बड़ा समूह है जिसको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जिनके कारण उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है। ये नहीं क्या है, समूह को वंचित समूह कहते हैं। नाम इस प्रकार से याद करिए, वंचित समूह यानी वंचित हो गए। किससे वंचित हो गए? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास से वंचित हो गए, वही आपके वंचित समूह कहलाते हैं। फिर निरयोग्यता का क्या अर्थ है? निरयोग्यता देख लेते हैं। निरयोग्यता को तो हमने कवर भी कर लिया है, पहले भी मैं आपको बता चुका। निरयोग्यता में क्या होता है? प्राचीन समय जातीय प्रथा व्याप्त थी, समाज उच्च निम्न जातियों विभक्त था, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर कुछ पाबंदियां लगी होती थी। ओके, पाबंदियां जैसे कि मंदिर में नहीं जा सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद पुराणों का पाठ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की लगी थी पाबंदियां। इन पाबंदियों को निरयोग्यता कहा जाता था। जैसे औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली आपको 2 समस्या बतानी है। क्या समस्या हो रही है? उद्योगों व कारखानों में काम करने के कारण अधिकतर लोग अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। देखा होगा लोग क्या काम करने के उद्देश्य से दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं। ओके, कारखानों में काम करते हैं, तो इससे वो अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं। इसके साथ ही लोगों की व्यस्तता का हाल यह हो जाता है कि उनको अपने आसपास के लोगों का सुख दुख से सम्मिलित होने पर भी समय नहीं मिल पाता है। जैसे संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो विचारों और व्यवहार के कारण सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं में होने वाला जो परिवर्तन है वो संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। संस्कार किसे कहते हैं? तो मनुष्य द्वारा लौकिक परलौकिक विकास के लिए किया गया आचार विचार ही संस्कार है। सनातन परंपरा के अनुसार संस्कार की ही पद्धति ही संस्कृति है। संस्कृति के लिए आपको 2 विशेषताएं बतानी है। तो संस्कृति की अवधारणा निम्न जातियों से संबंधित है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। पंचायती राज के आधार से आपको लिखना है। तो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण करना, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों का भागीदारी सुनिश्चित करना, समान अवसर तथा न्याय सुनिश्चित करना, ये आपकी पंचायती राज की आदर्श है। ग्राम पंचायत के आपको 2 कार्य लिखने हैं। तो गाँव में सड़कें, नहरें, नालियाँ, कुआं आदि का निर्माण करके रख रखाव करना। गाँव में विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार, साफ सफाई आदि की व्यवस्था करना। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो वेवलिस और स्मिथ के अनुसार वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षाकृत सामाजिक संबंध
दूरी रहित तथा सीमा रहित गुण ग्रहण करते हैं। बाजार को खुला कर देने से व प्रतिबंध हटाने से क्या फर्क पड़ता है? जब बाजार खुला कर देते हैं तथा उनके उत्पादों पर प्रतिबंध हटा देते हैं तो आसपास की दुकानों में भिन्न भिन्न भागों में उत्पादित वस्तुएं आने लगती हैं। विश्व के हर देश में के फल, फ्रिज्ड सामान सब मिलने लगता है। आसपास के मॉल हो या बाजार, उपभोक्ताओं के एक वस्तु को अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। आयात में लगे सभी परिणात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल 2001 से हटा देने से आज बाजार में रेशमें, गोंद, टीवी चैनल्स भी के दूसरे देशों से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है संचार के साधनों से भारतीय समाज में आए कोई 2 परिवर्तन आपको बताने हैं। संचार के साधन से समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिला है? तो टेलीविजन के माध्यम से सभी प्रकार के समाचार अब पल भर में देश की पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। टेलीविजन के टीवी के माध्यम से अब क्या है, अब क्या है, देश विदेश के हमें समाचार क्या है प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि टेलीफोन के माध्यम से लोग हम कभी भी कहीं भी एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको आपको रटना है, ये सब आप जानते हैं। ओके, जनसंचार के माध्यमों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मुद्दे संचार, विद्युत संचार और श्रव्य दृश्य संचार। सामाजिक आंदोलन की अवस्थाएं आपको बतानी है। तो सामाजिक असंतोष, जन उत्तेजना, औपचारिकरण और संस्थानीकरण, ये आपकी अवस्थाएं। फिर सामाजिक आंदोलन की परिभाषा आपको लिखनी है। तो ब्लूमर के अनुसार किसी नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले जो सामूहिक प्रयत्न को ही क्या है, सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 नंबर वाले महत्व बता दी। पार्टिंग में कुछ क्वेश्चन बताए तो उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो वाले क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 2 अंक की वाले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक की वाले, फिर 4 अंक की वाले कवर करा दूंगा। बाकी दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 से प्ले से वहां से जाकर आप क्रम वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।